आज जो हम बात करेंगे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो रिएक्शन पार्ट था उसका मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं मैंने कंप्लीट एक अपनी सीरीज में पढ़ाई हैं, वॉरियर सीरीज में। उनका जो रोड मैप है वो आप पढ़ेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट बताया जाएगा यहाँ पर रोड मैप आपके रिएक्शंस के लिए विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ। वीडियो को कंटिन्यू करिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे 2000 दिसंबर 2023 के टॉपर्स। अब आपकी बारी है, अब आप तैयार हो जाइए सब हमारे नए सेशंस के लिए। अल्का कैम कोड यूज़ कर सकते हैं ALKACHEM। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 6 मंथ के साथ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 1 ईयर के साथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो जिन भी बच्चों का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया वो अपना नया सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जिन्होंने IIT JEM की तैयारी करी थी हमसे और अब उनका IIT JEM क्रैक हो रहा है, उन्हें पता है 2-3 दिन में रिजल्ट भी आने वाला है और उन्हें पता है कि अब तो CSIR की तैयारी करनी है, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास CSIR की तैयारी करने के लिए। तो आप सभी भी अल्का कैम कोड यूज़ करके अपना चाहे 6 मंथ वाला चाहे 1 ईयर वाला प्लान चूज़ कर सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस के बेनिफिट आप देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ा देते हैं आपको टॉपिक। मैं आपको पढ़ा रही थी कोऑर्डिनेशन का रिएक्शन पार्ट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन पार्ट में मेरा एक टॉपिक था, ठीक है, जिसका नाम था एडजेसेंट एंड द रिमोट अटैक। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही थी बट ये टॉपिक हमसे पूरा नहीं पढ़ाया गया, तो अब आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंड रिमोट अटैक। तो ये एडजेसेंट और रिमोट अटैक का क्या मतलब है? देखिए, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ में। और रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट नहीं। एडजेसेंट का मतलब होगा जिसके अंदर आपके पास एक लिगेंड होगा और उस लिगेंड से आपके दो मेटल कनेक्ट होंगे। अगर मैं कहूँ रिमोट अटैक की बात, तो रिमोट अटैक में भी ऐसा ही होगा। रिमोट अटैक में भी ऐसा ही होगा, आपके पास लिगेंड होगा और लिगेंड के साथ आपके दो मेटल होंगे। लिगेंड होगा और दो मेटल एटम कनेक्ट होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एक लिगेंड होगा और वो मतलब इस प्रकार कि ये वाला मेटल भी क्लोरीन से कनेक्ट है और ये वाला मेटल भी क्लोरीन से कनेक्ट है। परंतु अगर हम रिमोट अटैक की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा डिफरेंट एटम के साथ, जैसे कि HCl। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक मेटल कनेक्ट है नाइट्रोजन के साथ और दूसरा मेटल कनेक्ट है सल्फर के साथ। तो ये होता है डिफरेंस आपका एडजेसेंट और रिमोट अटैक में। तो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, आप कमेंट करके भी यहाँ पे बता सकते हैं। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन टू ओनली वन एटम। कोऑर्डिनेशन टू ओनली वन एटम, जिसमें आप कोऑर्डिनेशन करोगे एक एटम के साथ, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, यू जस्ट राइट एज द कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन करेंगे टू डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम के साथ आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए HCN नेगेटिव। ओके, सो ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैं इसके दोनों का एक एक एग्जाम्पल करा देती हूँ कि इसका एग्जाम्पल कैसे आता है, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, लाइक कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर HCN नेगेटिव है और यहाँ पे +2 है। साथ में मेरे पास आ गया क्रोमियम, क्रोमियम के साथ आ गया वाटर, यहाँ पे 6, यहाँ पे +2। अब फाइनल रिएक्शन देखते हैं कि क्या बनेगी। मान लीजिए कि आपने यहाँ रिएक्शन कराई, अब इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग होगी। तो आप ब्रिजिंग कैसे करेंगे? ये कोबाल्ट है, ये क्रोमियम है, इन दोनों के बीच में कौन सा लिगेंड आ गया? आपका HCN नेगेटिव लिगेंड आ गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर S और यहाँ पर मैंने लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कोबाल्ट के साथ कौन है? कोबाल्ट के साथ अमोनिया है 5, क्रोमियम के साथ कौन है? क्रोमियम के साथ है वाटर 6, ठीक है। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है क्रोमियम यहाँ पे 6 बॉन्ड 7 थोड़ी बनाएगा, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो आप बड़े आराम से यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, क्लियर।
ये वाटर का आपने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल रिमूव। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो +2 इसके पास है, +2 इसके पास है, तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया +4। ठीक है, हमारे पास हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और साथ में हम करने वाले हैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी बॉन्ड को तोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन का आपने ट्रांसफर कर दिया और हाइड्रोलिसिस भी कर दी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इज लाइक दैट कि आप यहाँ पर ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, जो हमने पहले टॉपिक समझाए थे। इलेक्ट्रॉन का आप ट्रांसफर करने जा रहे हो, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर को, सल्फर से मिलेगा कोबाल्ट को, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, सपोज मैंने यहाँ पे बताया कि आपके पास बना कोबाल्ट, वाटर 6 और यहाँ पे +2। साथ में आपको क्या मिला, साथ में आपको मिला क्रोमियम SCN, यहाँ पर आ गया मेरा वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर आ गया, और क्रोमियम के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पर ऐसे, और +2। बस हमने किया क्या, ध्यान से समझिए। हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कोबाल्ट अमोनिया 5 होगा, आप इसका एकदम से हाइड्रोलिसिस कर दोगे। हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से आपने प्रोडक्ट बना दिया, और यहाँ पर जो बना है इसका नाम क्या जाएगा, इसे आप क्या नाम देने वाले हो, इसे आप क्या नाम देने हो, एडजेसेंट अटैक नाम देने वाले हो, या आप रिमोट अटैक देने वाले हो। इसका नाम क्या होगा, एडजेसेंट अटैक। यहाँ पर भी अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल इधर भी बाहर निकलेंगे। कितने %, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 70%, यानी दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये बनेगा लगभग 30%, यानी दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एक बात और है कि यहाँ पर हमने क्या कह दिया, यहाँ पर हमने कहा कि एक ही एटम से कनेक्ट है, और मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में लिखा, अगर आप एक एटम से अटैच होंगे तो उसे कहते हैं एडजेसेंट अटैक। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, एडजेसेंट अटैक। ये यहाँ पर आपने एक एडजेसेंट अटैक को कराया। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। हमारे पास है यहाँ पे कोबाल्ट, उसके साथ यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पर SCN +K2, यहाँ पर आ गया क्रोमियम, वाटर 6 +2। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा और क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये मेरे पास सब कुछ बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास इनका लिंकेज बना कुछ ऐसे, कोबाल्ट सल्फर, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे 5, यहाँ पे अमोनिया, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे +4। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये आपने बना दिया। सबसे पहले आप करने वाले हो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पहला स्टेप जैसा होता है आपका। उसके बाद आप करोगे रिमोट अटैक, उसके बाद आप करोगे रिमोट अटैक। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, प्रोडक्ट तो मेरा पहले की तरह ही बनेगा, प्रोडक्ट मेरा पहले की तरह बनेगा। कोबाल्ट के साथ आ जाएगा वाटर, हाइड्रोलिसिस करने पर आता है ये, और यहाँ आ जाएगा क्रोमियम NCS, और यहाँ पे आ जाएगा वाटर 5 2+। इस बार ये 30% बना और ये बना 70%। तो पॉइंट जो समझने का है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ अटैक कौन सा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो सल्फर से कनेक्ट है, और जो क्रोमियम है वो नाइट्रोजन से कनेक्ट है। तो यहाँ जो आपने कोऑर्डिनेशन किया है वो 2 डिफरेंट एटम के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। अगर 2 डिफरेंट एटम के साथ कोऑर्डिनेशन किया तो आप इस अटैक को नाम देंगे यहाँ पे रिमोट अटैक का। दिस इज द रिमोट अटैक। ये बात आपको क्लियर हुई। खास बात और ये देखी जाएगी कि रिमोट अटैक में आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, किस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। अब यहाँ पर अच्छे से कंपैरिजन होगा दोनों में, तो आपको बहुत डिटेल में ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे होगा। देखो,
यहाँ पे ये जो क्रोमियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर को और सल्फर देगा सीधा कोबाल्ट को, ठीक है, एक ही एटम के साथ पास आउट हो गए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपके पास जो क्रोमियम होगा, क्रोमियम है वो सल्फर को दे रहा है और सल्फर दे रहा है कोबाल्ट को। पर जब आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, अगर आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो क्रोमियम के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्रोमियम के साथ वही सल्फर कनेक्ट था जो सल्फर कोबाल्ट के साथ भी कनेक्ट था। तो पेपर में इन दोनों का डिफरेंसेस आपको बहुत डिटेल में क्लियर भी हो जाएगा और दिख भी जाएगा। पेपर में बड़े आराम से ये चीज़ आपको दिख जाएगी। मैं इसके 2-4 एग्जाम्पल और करा देती हूँ, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके, और एक वो भी देखेंगे कि अगर ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट ना हुआ तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने इसका रख देती हूँ। हमने क्या कहा, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा हमारे पास है अमोनिया, हमने कहा हमारे पास है अमोनिया, यहाँ पे 5 कोबाल्ट NCS, यहाँ पर आ गया +2, साथ में कोबाल्ट साइनाइड 5 और -3। अब मैंने देखा सबसे पहले कोबाल्ट +3 में है, यहाँ मेरा कोबाल्ट +2 में है। अगर कोबाल्ट +3 में है तो कैसा होगा, हार्ड होगा सॉफ्ट होगा, वो सब लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट सब लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास चार्ज ज़्यादा होता है तो वो चीज़ें हार्ड होती हैं, ये आपने हसाब प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अगर चार्ज कम होता है तो वो चीज़ें आपकी सॉफ्ट होती है। सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगी, ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिखना है कि हार्ड सॉफ्ट, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा चार्ज होता है वो हमेशा हार्ड होता है, ठीक है, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। अब मैंने इनके बीच में ब्रिजिंग बनानी शुरू करी, मैंने ब्रिजिंग बनानी शुरू करी तो मेरे पास ब्रिजिंग में क्या होगा, ब्रिजिंग में क्या होगा इस चीज़ को मैं आपको यहाँ बताती हूँ, क्योंकि कैसे पता चलेगा आपके दिमाग में, फिलहाल जितना आपने सेशन देखा एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन किसके साथ किधर से कनेक्ट होगा। अगर इस बार आप देखो तो 5 अमोनिया कोबाल्ट के साथ NCS कनेक्ट है और यहाँ भी कोबाल्ट है और इसके पास साइनाइड कनेक्ट है, ठीक है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ, मैंने कहा जो हार्ड है उसके पास हाई चार्ज है, जो हार्ड है उसके पास हाई चार्ज है, और जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास अमोनिया 5 है, मैं यहाँ तक बैठ गई लिख के, मुझे आगे आइडिया नहीं आ रहा है, और इधर कोबाल्ट के साथ साइनाइड 5 है ना, हाँ, मैंने ऐसे लिख के मैं बैठ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, और वैसे चार्ज कितना आएगा, +2 में से -3 गया तो कितना आएगा, -1 चार्ज बचा। इनके बीच में लिंकेज करानी है, पर ये आइडिया नहीं है कि सल्फर किधर लगेगा, नाइट्रोजन किधर लगेगा। पर इतना पता है कि ये वाला कोबाल्ट हार्ड था तो इसके पास लगेगा जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप देखो कि NCS में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन या सल्फर। नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन इधर आ जाएगा और सल्फर दूसरी साइड चला गया। काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। अब आप क्या करना चाहते हो, अब आपको पता है कि आप यहाँ पे इन्हें ब्रेक डाउन कर दोगे। अब आप यहाँ से क्या कर दोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे। आपने इसको ऐसे ऐसे करके ब्रेक डाउन कर दिया। जब मैंने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला कोबाल्ट, अमोनिया 5, यहाँ पे वाटर मिल गया, +K3 मिल गया, प्लस मुझे मिल गया कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ S कनेक्ट है तो आपको ऐसे ही लिखना है SCN साइनाइड 5 और नेगेटिव। ये हाइड्रोलिसिस की वजह से, याद रखना। आप कहोगे ना मैम ये वाटर कहाँ से आ गया, ये वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रखा है और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस भी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया और साथ के साथ हाइड्रोलिसिस भी करा दिया। अब इसके अंदर स्टोरी को अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो आपके पास कौन आ गया, जो ये वाला कोबाल्ट था ये क्या था, सॉफ्ट था, ये आ गया सॉफ्ट। और अगर सल्फर देखो तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बोलेंगे। इसके बाद आप एकदम से रैपिड हाइड्रोलिसिस कराओगे, फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे। इतनी तगड़ी हाइड्रोलिसिस होती है कि ये सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे
और यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर, यहाँ बन जाएगा कोबाल्ट +2 और उधर जो आपका प्रोडक्ट बना है वो। तो यहाँ अगर आपसे पूछे कि कौन सा अटैक है तो आप लिखेंगे कि दिस इज अगेन रिमोट अटैक। आपसे पूछ सकता है तो आप देख के बता देते हो कि अगर दो अलग अलग से कनेक्ट है तो ये एक आपका रिमोट अटैक है ना, दिस इज द रिमोट अटैक। तो मेरे हिसाब से कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में सब, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट कराते हैं। तो आई थिंक आप सब ये इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं व्हेन द ब्रिज लिगेंड इज नॉट ट्रांसफर। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे ब्रिज लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा तब क्या होगा, तो ब्रिज लिगेंड नहीं ट्रांसफर होगा तो हमें किसी और को ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर तो हमें कुछ और ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वही बात आती है इनर सफियर एंड आउटर सफियर वाली, और ये एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी हम यहीं से डिस्कस करेंगे अपना। तो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बना देते हैं। तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है कि अगर ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट ना हुआ तब आप क्या करोगे। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, Fe है, आपके पास है साइनाइड है 6 है, -3 है, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पर आपका साइनाइड है 5 है और -3 है, ये आ गया। ठीक है, आप फटाफट पेपर में जाओगे इसके बारे में लिखोगे कि ये Fe+3 है, Fe+3 का मतलब D5 है, यानी कि ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट होगा। आप सबसे पहले पेपर में जाके यही काम करोगे, आप इसे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेंट। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेंट, और कैसा होगा, इनर्ट। दूसरी तरफ आप इसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे कोबाल्ट है जी +2 में, और यहाँ पे D7 है जी, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, परंतु 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 क्या है कि ये लाइबल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, आपका लाइबल हो जाएगा, क्योंकि और वैसे भी D5 में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन सारे मैं बना भी देती हूँ फटाफट, 1 2 3 4 और 5, ये सारे इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ बैठे होंगे, T2G में। ठीक है जी, ये वाले जो सारे इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ बैठे होंगे, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे D7 होगा ना, सॉरी D7 होगा, हाँ ठीक है, ये Eg के अंदर बैठा होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि जो ये वाला आपका रिडक्टेंट हो जाएगा, दिस इज द रिडक्टेंट। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप ब्रिजिंग बनाने की कोशिश करोगे, बना लो अपने आप ही ब्रिज। आपको पता है कि Fe के साथ कौन है, साइनाइड 5 है, तो आपने लिख दिया साइनाइड कितने हो गए, 5। साथ में कौन आ गया आपका, साइनाइड है तो साइनाइड लगा दिया। यहाँ पे कौन आ गया आपका, कोबाल्ट, यहाँ पर आ गया साइनाइड 5, और यहाँ पर आ गया 3, और ये 3 कितने हो गए टोटल, -6 चार्ज हो गया। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे। आपको दिख रहा है इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑब्वियसली यहाँ पे D7 है, यहाँ पे D5 है, तो आप इधर से इधर ही ट्रांसफर करोगे ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करोगे, Fe को दोगे, तो Fe को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो आप पता क्या कर लोगे फटाफट, ये मैंने आपको इनर सफियर मैकेनिज्म में भी सिखाया हुआ है। यहाँ पे 4 नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी फर्दर से फटाफट वाली हाइड्रोलिसिस करके आप बाहर भी कर सकते हो, अगर आप
रैपिड करना चाहते हो, वरना 6 वाटर और यहाँ पे -2, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बस आपको यही काम करना है, यही काम आपको करना है। मैं आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास ट्रांजिशन होंगे, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा। अगर मैं सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन कराती हूँ तो उसकी स्पीड होती है 10⁻10, मतलब इतनी तेजी से होता है सिग्मा से सिग्मा वाला। अगर मैं कहाँ से कहाँ करा रही हूँ, हाँ, सिग्मा से सिग्मा स्टार, या बेसिकली आप ऐसा कह लो कि सिग्मा स्टार रहने दो। सिग्मा से सिग्मा में वैसे स्टार ही होता है, देखा जाए तो होते तो स्टार ही है, इसमें सिग्मा स्टार ही होता है, बट सीन ये है दोनों स्टार होते हैं, समझ रहे हो। सिग्मा स्टार होता है, ये भी सिग्मा स्टार। सिग्मा से सिग्मा वाले में जा रहा है, ई से ई में जा रहा है, मतलब अगर आप ईजी से ईजी में करा रहे हो तो उसकी स्पीड 10⁻10 होती है। अगर आप सिग्मा स्टार ईजी है, ठीक है, उसको करा रहे हो तो ये कितना बन जाएगा, पाई स्टार। ये बन जाएगा पाई स्टार का T2G, ये बन जाएगा पाई स्टार का T2G। अगर आप पाई स्टार ले रहे हो, पाई स्टार में यहाँ है T2G, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे सिग्मा स्टार ईजी। यहाँ पर आपका पाई स्टार है, यहाँ पर आपका पाई स्टार है, दोनों T2G से T2G जा रहे हैं, मतलब यही ट्रांजिशन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने देख ही लिया इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या कर रहे हो, ईजी से T2G में जा रहे हो, ईजी से T2G में जा रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास 10⁻10, ये आ गया मेरे पास 10⁻2, ये आ गया 10⁻4, और यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन। तो बस आपको ये देखना है कि आप कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करा रहे हो। सबसे ज़्यादा स्पीड आपको चेकआउट करनी है कि किसके अंदर कितनी ट्रांजिशन होगी। देखिए, इसके बाद जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है वो आता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसके बाद जो मेरा टॉपिक आता है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ग्राफ के क्वेश्चन आने लग गए हैं एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। तो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम जो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस टॉपिक को बुक से भी पढ़ेंगे, पर पहले मैं पढ़ा दूँ उसके बाद बुक से पढ़ना। तो भाई होता क्या है यहाँ पे, डेल्टा जी, ठीक है, आप इसको लिखते हो डेल्टा जी प्लस प्लस, एक्टिवेशन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्लस प्लस। अगर आपको लिखना है डेल्टा जी चेंज, दिस इज द डेल्टा जी चेंज, ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है। कैसे निकलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस के गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। मैं डायग्राम बनाती हूँ, सिर्फ डायग्राम को सुनना है, पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा ग्राफ से, बिल्कुल सीधा जैसा बनाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। बस इस लेक्चर को सुन लो पूरा, आधा घंटा इन ग्राफ्स को सुन लो, पेपर में सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपका, मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, मात्र 2 सेकंड में। इधर आगे रिएक्शन का कोऑर्डिनेट, देयर इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके। हमने क्या कहा उसको समझते हैं। हाँ, तो हमने सबसे पहले कहा कि एक ग्राफ मैं बना के दिखाती हूँ, मतलब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कर्व ऐसे बना दी उसने, एग्जामिनर ने एक कर्व ऐसे बना दी। एक बार उसने क्या किया, एक कर्व ऐसे और दूसरी कर्व बनी नहीं वैसी जैसी बनानी थी, बिल्कुल ऐसी इसी जैसे बना दी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहली वाली होगी आपकी रिएक्टेंट, क्योंकि पहले रिएक्शन कोऑर्डिनेट इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली पहले रिएक्टेंट बनेगा फिर प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, कैसे देखेंगे बता देते हैं। आप इसका सेंटर पॉइंट लो और उसको डॉट 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 कर दो, इसका भी सेंटर पॉइंट लो और उसको भी डॉट 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 कर दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप है। अगर आपके रिएक्टेंट के सेंटर पॉइंट का और प्रोडक्ट के सेंटर पॉइंट के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। वो आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, वो आपका कैसा आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। सीन इज नाउ कि ये वो वाला केस है जिसमें आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो किसकी आ रही है, रिएक्टेंट की। जो चेंज आ रहा है ना, गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, थोड़ा जो डिप है ना वो रिएक्टेंट का ज़्यादा है।
मैंने एक ग्राफ और बनाया, इसमें मैंने इसका सेंटर पॉइंट देखा, मैंने इसका भी सेंटर पॉइंट देखा। सपोज एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सपोज ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो फिर तो आप कहोगे कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, आपके पास कोई चेंज ही नहीं आएगा, जीरो का चेंज आएगा। तब आप कह दोगे कि यहाँ पे जीपी माइनस के जी आर करेंगे तो आंसर जीरो आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका कोई चेंज ही नहीं आएगा यहाँ पे। शायद आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई है कि यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का कोई चेंज नहीं आएगा। मैं अभी गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इतना गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मैंने क्या किया, अब मैंने जो ग्राफ बनाया वो ऐसे बना दिया। अभी तो मैंने ग्राफ ऐसे बनाया था, इस बार रिएक्टेंट ऊपर है और प्रोडक्ट को थोड़ा ऐसे बना दिया। ये ग्राफ आ सकता है, जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है हम हर पॉसिबिलिटी बनाएंगे ग्राफ की। मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाला, मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाला, मैंने डॉट 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 कर दिया, और मैंने इसका भी डॉट 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 कर दिया। ठीक है, मैंने दोनों का क्या कर दिया, डॉट 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 कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्रोडक्ट का नीचे अभी तक क्या हो रखा था, पहले वाला केस क्या था, रिएक्टेंट नीचे था, अब प्रोडक्ट नीचे है ना, क्योंकि ये पहले ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इस केस में आपके पास कैसा आंसर आएगा, प्रोडक्ट का जो है ये वाला गैप, ये जो गैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रोडक्ट का गैप नजर आ रहा है। ठीक है, इनके बीच का ये गैप है। ठीक है, तो ये गैप आपने निकाला, आपने लिखा डेल्टा जी आर प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव, प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा जी आर नेगेटिव कितना आ गया, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। मैंने अभी तक आपको सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बताया, मैंने अभी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, मुझे इसके बारे में भी आपको बताना है। आपको ये तीन ग्राफ अभी समझ आ गए, या तो रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर बराबर, या आपका रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे। तो उन तीनों के ग्राफ हमने आपके सामने बना दिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ इस बात को, ठीक है, अगर अब हम नोटिस करते हैं इस बात को, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक सेकेंड, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा जी आर पॉजिटिव के बारे में बात करनी है मुझे, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की बात करनी है। तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानकारी निकालनी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। अब क्या करना, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अगर आपको ये निकालना है, ये रुको पहले मैं बाकी सारे ग्राफ भी बना दूँ एक्टिवेशन, उसके बाद बताऊंगी। अगला ग्राफ भी बना देते हैं। आपके पास एक ये भी पिक्चर बन के आ सकती है कि ऐसे है और उसके यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है और ये रिएक्टेंट दे रखा है। तो आप इसके अंदर डेल्टा जी आर तो सीधा कह दोगे पॉजिटिव है, क्योंकि रिएक्टेंट नीचे है, रिएक्टेंट अगर नीचे और प्रोडक्ट ऊपर है तो आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है। आप देखते ही बता दोगे कि डेल्टा जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के। तो ये मैंने, मेरे पास टोटल ये कितने ग्राफ हो गए, हाँ ये वाला ग्राफ बन गया मेरा एक। ठीक है, एक ग्राफ और है, टोटल 6 ग्राफ है ये, एक साथ पढ़ाते हैं इन 6 ग्राफ को, मैं भी अभी दोबारा इनको एक साथ बनाऊंगी। एक मेरे पास ये केस आता है कि इसके सेंटर से निकल रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का सेंटर है। तो यहाँ पे डेल्टा जी आर कैसा आएगा, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट नीचे आ गया, अगर प्रोडक्ट नीचे आ गया तो ये नेगेटिव बनेगा। तो बस आपने अभी तक जो याद करी मेरे से बात वो ये है, अगर रिएक्टेंट की पीक नीचे है और प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर, तो आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अगर रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट की पीक नीचे है तो आपका ग्राफ का आंसर आ रहा है नेगेटिव डेल्टा जी का। और अगर दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आपका आंसर आ रहा है जीरो।
इतनी सी बात मैंने आपको अपने ग्राफ से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये मेरे टोटल 5 ग्राफ हैं, मैंने इन 5 ग्राफ में यही बात समझाने की कोशिश करी है। शायद आपको समझ में आई होगी, ये इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। सिर्फ अब बचा है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कितना रहेगा, कहाँ रहेगा। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो यहाँ पर है, जिस पॉइंट पर ये मीटअप होता है, जहां ये पॉइंट मीट होता है ना, अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊं, ये ग्राफ ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था। तो जहां पर ये दोनों कर्व कट होती है, जहां पर ये दोनों कर्व कट होती है, वहां से लेके रिएक्टेंट तक का जो गैप होता है उसे आप एक्टिवेशन कहते हैं। डेल्टा जी प्लस प्लस उसे कहते हैं, और वो यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको, वो यहाँ पर आपका प्लस प्लस है। जहां पर ये लाइन कट होती है दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, यही तो एक्टिवेशन हुआ ना, इतना ही तो गैप एक्टिवेशन हुआ। ये गैप आपका क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। दिस इज द गैप, ये गैप आपका एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ गया कि ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है मान लो, है ना, और ये लाइन उसी पे कट हो रहा है, ये मतलब हम चाहते क्या है, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम तो यही कहते हैं ना कि अगर हमें निकालना है तो जिस पॉइंट पर ये कट हो रहा है, जिस पॉइंट पर ये कट हो रहा है वहां से लेके रिएक्टेंट तक का, अब उसी पॉइंट पे कट हो रहा है और वहीं पे आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, यहीं पे ये कट हो रहा है और यहीं पे आपका रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे डेल्टा जी जो एक्टिवेशन होगा वो जीरो आ जाएगा, कि रिएक्टेंट और जो आपका पॉइंट इंटरमीडिएट है वो आपका जीरो बन गया, यहाँ पे ये जीरो बन गया। तो बस पेपर में ग्राफ से यही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछता है एग्जामिनर कि बताओ कि डेल्टा जी एक्टिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव, बस यही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये क्लियर हो गया सबको। चलिए, आई होप आपको ये सारे ग्राफ क्लियर हो गए। एक बार इसको बुक से पढ़ना, बुक में ये सारे ग्राफ एक जगह बना रखे हैं, पर अगर मेरी मानो तो जो मैंने ये लिखा है ना, इतना भी अगर आप अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट बना के लिख दो तो काम आसान हो जाएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। बस ये कहना है अगर रिएक्टेंट नीचे है और प्रोडक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव डेल्टा जी आर, अगर रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे तो नेगेटिव, और अगर बराबर तो जीरो। और जहां पे ये कट करता है वहां से लेके रिएक्टेंट तक का जो गैप होता है वो आपका क्या होता है, डेल्टा जी प्लस प्लस। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे कैसा आ जाएगा, अगर उसी पॉइंट पे रिएक्टेंट कट कर रहा है वहीं पर सब कुछ हो रहा है तो वो कैसा आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। वो आपका कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बस जहाँ पे ये कट करता है ना, आपको वो देखना है, उससे लेकर रिएक्टेंट तक का डिस्टेंस आपका एक्टिवेशन के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। उसके वो आपको एक्टिवेशन के बारे में जानकारी देगा। तो यही सब चीज़ें एग्जाम के अंदर आती हैं, इनर सफियर वगैरह यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन रेट पहले करेगा। इनर सफियर के बारे में हमने वैसे जानकारी पूरी ले ली है, ट्रांस जो रिएक्शंस होती हैं। बस मैंने एक ट्रांस टॉपिक नहीं पढ़ा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि वो आप अगर अपनी बुक से भी पढ़ोगे, स्केयर प्लेनर वाली रिएक्शंस, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। स्केयर प्लेनर वाली रिएक्शन जो है वो आप आराम से अगर बुक से पढ़ोगे वो तब भी हो जाएगा। अब मैं ना आपको थोड़ी सी PYQ कराना चाहती हूँ कि इसके प्रीवियस ईयर कैसे आ रखे हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देख लेते हैं।
इसका प्रीवियस ईयर मेरे पास रखा हुआ है, ये रहा। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन है, बस आपको उसमें बताना है कि मैकेनिज्म के रिगार्डिंग बातें रखी हुई है। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। कहता आउटर सफियर में, आउटर सफियर मैकेनिज्म में, ये CSIR नेट 2023 का सवाल है, CSIR नेट 2023 का। तो ये कह रहे हैं कि आउटर सफियर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो भी कहाँ से कहाँ, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट में, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेशन सेल और सफियर ऑफ ईच स्टेइंग इंटैक्ट, स्टेइंग इंटैक्ट। दूसरी बात बोली है कि जो इनर सफियर मैकेनिज्म होता है उसके अंदर जो रिडक्टेंट होता है और जो ऑक्सीडेंट होता है, विच असिस्ट इन द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर। रुको, ये स्टेटमेंट वाला यहाँ होगा ही नहीं क्वेश्चन, अगला करते हैं। ये स्टेटमेंट वाला नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि वो दिखानी पड़ती है स्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट वाली तो दिखानी पड़ेंगी, वो यहाँ होगा ही नहीं। मैं आपको ग्राफ का क्वेश्चन दिखाती हूँ, एक सेकेंड, कोई ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ा हो ना। या रिमोट अटैक वाला हो, ये कह रहा था कोई एक्सेलरेशन का, चल वो तो फिर उधर ही करा दूंगी ना। ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है, व्हेन ब्रिज लिगेंड कम आउट फ्रॉम द, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन द वन इन विच द ब्रिज लिगेंड कम फ्रॉम द रिडक्टेंट। या ऐसा करते हैं PYQs में आपको सारे कराऊंगी। लगभग कितने क्वेश्चन है ये, लगभग 184 PYQ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, 184 PYQ। और ये मुझे आपके जून से पहले सारे करा देने हैं, क्योंकि इनमें से रिपीट होंगे, पक्का रिपीट इन्हीं से होगा, रिपीट होगा इन्हीं से। 184 PYQ मुझे नहीं पता मैं कब कराऊंगी, अभी तो मैं गेट के आपको कराऊंगी। खैर मैंने अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको करा दिया, जितना इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ग्राफ अटैक वगैरह। अब जो जितना टॉपिक अगर आपका रह गया होगा, सपोज अगर कुछ रह गया तो वो टॉपिक आपका होगा क्वेश्चन करा के, तो मुझे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, क्वेश्चन से आपका वो टॉपिक कवर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।